ओके, चलो क्या स्टार्ट करूं छू चेतन भाई? नमस्कार भाइयों और बहनों, डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था की ओर से मैं श्री हर्षजीत मेहता और मेरे सहयोगी मित्र श्री चेतन भाई गज्जर आज आप सभी का आज के अंक शास्त्र के लेक्चर में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज दिनांक 22 सितंबर 2021। कल हम जनरल डिस्कशन करके हमने पूर्ण किया था। तो आज हम जो प्रारंभ करने जा रहे हैं कि सर्वप्रथम हम मूलांक से प्रारंभ करेंगे। मैंने यहाँ पे आज सेकंड पार्ट ऑफ बुक भेजा है, उसमें मैंने 4 ग्रह के बारे में आपको डिटेल्स में भेजा है। 4 ग्रह के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी दी है और उनके मंत्र और यंत्र भी दिए हुए हैं, जैन मंत्र और बाकी जो सामान्य तौर पे मंत्र जो यूज किए जाते हैं वो दिए हुए हैं और यंत्र दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे हम ये थोड़ा डिस्कस करके आज हम ये थोड़ा बहुत डिस्कस करके मूलांक, भाग्यांक, नामांक, जन्मांक एक कैसे निकाले जाते हैं उसका बहुत थोड़ा डिस्कस करके हम आज ये प्रश्न कुंडली यानी अंक प्रश्न से कैसे जवाब दिए जाते हैं उसका मैं थोड़ा आपको उदाहरण दे दूंगा। फिर कल उसके ऊपर आज थोड़ा दे दूंगा और कल उसको हम कंटिन्यू करेंगे। क्यों आज मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा ताकि आप कोई क्वेश्चन होवे तो आप सामने तैयार रखना। कल आपका जो क्वेश्चन होवे वो आप सामने तैयार रखना। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा उसमें और वो इंट्रोडक्शन में आप क्वेश्चन तैयार रखेंगे तो कल आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो आपको पता चलेगा, उसका आंसर क्या होगा वो आपको पता चलेगा। और ये जो मैं प्रश्न कुंडली की जो प्रश्न अंक शास्त्र की बात कर रहा हूं, ज्यादातर विश्व में हर जगह पे इसको उपयोग में लिया जाता है। ज्यादातर विश्व में हर जगह में उपयोग में लिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी इसको उपयोग में लिया जाता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में उपयोग में लिया जाता है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरी और चैलेडियम थ्योरी जो है उसके जो व्यंजन के जो संख्यात्मक मूल्य है वो नहीं दिए गए हैं। स्वर व्यंजन के संख्यात्मक मूल्य इसमें नहीं दिए गए हैं, इसमें और ही अलग मेथड दिया गया है और बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिला है। मैंने काफी इसके ऊपर काफी लोगों के क्वेश्चन आंसर मैंने इसके माध्यम से सोल्व किए हैं और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आज हम सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं मूलांक से। मूलांक किसको कहते हैं कल मैंने डिस्कस किया था। कल जो हमारी जो बात हुई थी उसमें आप सभी लोगों को सब चीज समझ में आई होगी। आज हम प्रारंभ करते हैं मूलांक किसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैं जनरल एक बोर्ड पे थोड़ा लिख देता हूं कि किसी व्यक्ति की हम डेट लेते हैं कि 17/08/1975 ये मैंने डेट ले ली। आप लोगों को ये दिख रहा है ना? शेखर जी दिख रहा है ना? ओके, तो ये मैंने एक डेट ली। तो देखो मूलांक किसको कहते हैं। ये जो हमारा है ये मूलांक है, ये हमारा जो है ये मूलांक यानी हमारा ये जन्मांक है, ये जो हमारा है वो मासांक है और ये जो हमारा है वो वर्षांक है। इधर मूलांक को 1 + 7 = 8, 1 + 7 = 8। तो ये व्यक्ति का मूलांक हो गया 8 और ये जो 8 अंक यानी मूलांक जो है ये व्यक्ति को बहुत ही मीन्स जीवन भर ये नंबर उनको अफेक्ट करता है और उनको प्लस माइनस जो भी शुभ अशुभ फल देता है। परंतु ये जो मूलांक है उसकी फल देने की सबसे ज्यादा मात्रा कौन सी आयु में है? तो 5 साल से लेके 40 साल तक की आयु में ये मूलांक सबसे ज्यादा फल देता है। 5 साल से लेके 40 साल की आयु तक ये मूलांक सबसे ज्यादा फल देता है। यहाँ पे 5 साल से 40 साल की आयु क्यों ली गई है? तो कि 5 साल से लेके 40 साल की आयु इसके लिए ली गई है कि माता के कर्म के ऊपर एक बच्चा 6 साल की आयु तक रहता है। 6 से 12 साल की आयु तक वो बच्चा पिता के कर्म के ऊपर रहता है और 12 साल की आयु के बाद अप टू द डेथ वो अपने कर्म से जीता है।
तो यहाँ पे हमने 5 साल की आयु से लेके 40, ऐसे हम एक्चुअली कैलकुलेशन करें तो 12 साल पकड़ना चाहिए, परंतु 5 साल में वो बच्चा कुछ समझने लगता है। स्कूल नर्सरी में या तो हम कहेंगे कि जूनियर सीनियर केजी में भी एडमिशन ले लेता है, यानी पढ़ना चालू कर देता है। उसी वजह से 5 साल से 40 साल की आयु तक, 40 साल क्यों यहाँ लिया गया है? हमारी जो युवा अवस्था है, युवा अवस्था कौन से साल से कौन से साल तक रहती है? तो हमारी जो युवा अवस्था है वो 20 साल से, हम 18 साल से पकड़े। आज तो गवर्नमेंट ने पुरुष के लिए 21 साल कर दिए, लेकिन प्राचीन समय में युवा अवस्था 14 साल से गिनी जाती थी। एट द एज ऑफ 14 वो पुरुष की युवा अवस्था गिनी जाती थी, और एट द एज ऑफ 12 वो स्त्री की युवा अवस्था गिनी जाती थी। हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा कल्चर है कि जब लड़की 12 साल की, यानी जब पीरियड में बैठने लगती है, तब से उसको स्त्री माना जाता है, तब से उसको स्त्री माना जाता है। और साउथ में ऐसी प्रथा है कि साउथ में अगर हम कुंडली मेलापक करते हैं तो लड़की की कौन सी कुंडली मांगते हैं? उसकी जन्म की कुंडली नहीं मांगते हैं, उसकी जो पीरियड में यानी एमसी में बैठी है उस समय की कुंडली साउथ में डिमांड करते हैं, क्योंकि उस समय ही लड़की का एक्चुअल बर्थ हुआ, ऐसा वो लोग मानते हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखें, हम हमारे साउथ को छोड़ के हम हमारे साइड पे आ जावे तो हम लेते हैं बर्थ टाइम की कुंडली ले देते हैं। लेकिन ये जो एमसी के बाद की कुंडली लेने की प्रथा क्यों है? तो उससे पता चलता है कि ये लड़की जो है वो संतान देने में सक्षम है कि नहीं है, उससे पता चल जाता है। सक्षम है कि नहीं है ये पता चलता है, इसीलिए वो लोग वो कुंडली का डिमांड सबसे ज्यादा पहले करते हैं, और बचपन यानी पैदा हुई वो कुंडली का डिमांड नहीं करते। इसीलिए 5 से 40 साल की आयु तक, यानी एक व्यक्ति जो है 14 साल से लेकर 40 साल तक युवा अवस्था में रहता है, फिर 40 साल के बाद वो प्रौढ़ा अवस्था में आता है। वो नियर अबाउट उस समय की जब हम बात करते हैं तब व्यक्ति की आयु 120 साल की थी, उस समय की हम बात करते हैं तो 40 से 80 साल की जो आयु थी वो उसकी प्रौढ़ा अवस्था गिनी जाती थी, क्योंकि उस समय पे पुरुष यानी जो पति पत्नी है, यानी उनको संतान कितनी आयु में हो जाते थे, तो हमें पता होगा कि 21 साल की आयु में तो लड़का और लड़की दो के तीन बच्चों के पिता और माता बन गए होते हैं। तो प्राचीन समय को अगर हम कैलकुलेट करें तो 120 साल तक वो हमारी आयु थी, तो 40 से लेके 80 साल तक प्रौढ़ा अवस्था गिनी जाती है, फिर 80 से लेके 120 साल तक हमारी वृद्धा अवस्था गिनी जाती है। अगर हम कुंडली की बात करें तो हमारा जो पहला स्थान है, अगर हम कुंडली की बात करें तो हमारा जो पहला स्थान है वो हमारा बचपन है, हमारा जो 10वां स्थान है वो हमारी युवा अवस्था है, हमारा जो 7वां स्थान है वो हमारी प्रौढ़ा अवस्था है, और हमारा जो चौथा स्थान है वो हमारी वृद्धा अवस्था है। यानी हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इस हिसाब से हमारी अवस्था गिनी गई है, यानी मनुष्य की अवस्था गिनी गई है, स्त्री हो या तो पुरुष हो। तो यहाँ पे ये मूलांक है, ये मूलांक व्यक्ति को जन्म से लेके यानी मृत्यु तक अपना प्रभाव देता है, परंतु सबसे ज्यादा प्रभाव इसका 5 साल से लेके 40 साल की आयु तक इसका प्रभाव रहता है। और मूलांक को हमेशा कन्वर्ट इनटू 1 डिजिट यानी एकल नंबर में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, और कन्वर्ट करके यहाँ पे जो अंक आता है वो व्यक्ति का, ये जो अंक आता है वो अंक उस ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, और उस ग्रह से रिलेटेड यानी उस ग्रह से रिलेटेड जो भी फल कथन है वो व्यक्ति का गिना जाता है। अभी यहाँ पे हम कहें कि ये व्यक्ति का मूलांक आ गया 8, तो ये व्यक्ति का मूलांक 8 आ गया, तो ये जो 8 अंक है वो शनि का अंक है, 8 अंक है वो शनि का अंक है। और शनि का प्राकृतिक स्वभाव कैसा है ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि शनि का प्राकृतिक स्वभाव, मैं इन शॉर्ट बता देता हूं शनि का प्राकृतिक स्वभाव कैसा है। शनि एक न्यायाधीश ग्रह है, यानी न्याय करने वाला ग्रह है। इसीलिए सब लोग शनि की 7.5 की पनौती की और 2.5 साल की पनौती में सब लोग डरते हैं। 7.5 की पनौती में इसलिए डरते हैं क्योंकि शनि 7.5 साल की पनौती के अंदर ऑलमोस्ट हमारे 12 के 12 स्थानों को कवर कर लेता है। तो किस तरह कवर कर लेता है हमारे 12 के 12 स्थानों को? तो शनि की दृष्टि है
3, 7 और 10, अगर पहले 2.5 साल की पनौती चालू हुई, सॉरी पहले 7.5 साल की पनौती चालू हुई, सब तो पनौती कैसे चालू होती है कि हमारी जो चंद्र राशि है उससे शनि जब 12वें स्थान में आता है तब हमारी पहली पनौती 2.5 साल की चालू होती है, और ये पहली पनौती 2.5 साल की हमारे सर के ऊपर रहती है। फिर चंद्र राशि के अंदर, चंद्र जो राशि में है उस राशि में शनि प्रवेश करता है तभी दूसरे 2.5 साल की, और चंद्र राशि को छोड़ के उसके बाद वाले स्थान में यानी चंद्र राशि से दूसरे स्थान में जब शनि प्रवेश करता है तभी तीसरे 2.5 साल की पनौती चलती है। तो आप ये 2.5 करके आप रख लोगे, तो 2.5 करके रखोगे तो आप देख लोगे कि पहले 2.5 साल की पनौती में आप 3, 7, 10 को कवर कीजिए, दूसरे 2.5 साल की पनौती में 3, 7, 10 को कवर कीजिए यानी 6 स्थान हो गए। फिर तीसरे 2.5 साल की पनौती में वापिस 3, 7, 10 को कवर कीजिए यानी 9 स्थान हो गए, प्लस वो तीनों स्थानों में वो खुद बैठा हुआ है, वो तीनों स्थानों में वो खुद बैठा हुआ है यानी 12 स्थान, यानी ऑलमोस्ट शनि 12 स्थानों को कवर कर लेता है। उसके लिए सब लोग 7.5 की पनौती में डरते हैं और ये अंक से सब लोग चाहते हैं कि मेरा ये अंक 9 हो, और सब चाहते हैं कि मेरा ये अंक 9 हो। और एक ध्यान रखिए, शास्त्रकारों के बीच में मतांतर है। कैसा मतांतर है? कोई कहते हैं कि कोई अंक हमारे डेट ऑफ बर्थ के अंदर रिपीट होता है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि 7 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, तो वो ग्रह अपना प्रभाव छोड़ देता है, वो ग्रह अपना प्रभाव छोड़ देता है। और कुछ शास्त्रकारों का ऐसा मानना है कि कोई भी ग्रह जितनी बार हमारी डेट ऑफ बर्थ में रिपीट होता है उतना उसका प्रभाव बढ़ता है, उसका उतना प्रभाव बढ़ता है। इसको मैं है ना आपको जब हम सांख्य कुंडली रखेंगे ना, उस कुंडली के माध्यम से, यानी ये डेट ऑफ बर्थ से हम सांख्य कुंडली रखेंगे, उस कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों अपना प्रभाव वो छोड़ देता है, वो ग्रह क्यों अपना प्रभाव छोड़ देता है। अगर वो ज्यादा टाइम आ गया वो कुंडली के अंदर, तो वो कुंडली के अंदर ज्यादा टाइम आ गया तो वो अपना प्रभाव क्यों छोड़ देता है। तो आज मैंने जो आपको किताब भेजी है उसके अंदर मैंने अंक 1, अंक 2, अंक 3 और अंक 4 के बारे में सबसे ज्यादा, ये मीन्स जो उनके कुछ कॉमन फैक्टर्स है वो आपको यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। तो जैसे हम कहेंगे कि एक अंक वाला व्यक्ति कौन से ग्रह का कौन से ग्रह के आधिपत्य के नीचे आता है एक अंक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो मूलांक अंक निकालने की पद्धति है उसमें 2 टाइप की मूलांक अंक निकालने की पद्धति शास्त्र के अंदर जिक्र किया गया है। पहली है पाइथागोरस और दूसरी है चैलेडियम पद्धति। ये दोनों पद्धति का जिक्र शास्त्र के अंदर किया गया है। तो जो पाइथागोरस है उसमें 1 से 9 अंक को, यानी ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट को 1 से 9 अंक दिए गए हैं, और चैलेडियन पद्धति के अंदर 1 से लेके 8 अंक दिए गए हैं ए टू जेड के वर्णाक्षर को। तो आप जो पद्धति को फॉलो करते हैं उस पद्धति का आप ये चार्ट ले लीजिए और कौन सा अंक ये आ रहा है उसको आप डिसाइड कीजिए, चैलेडियम पद्धति से या तो इसके पद्धति से, पाइथागोरस पद्धति से। फिर हम बात करेंगे 1 अंक वाले जातक की। तो 1 अंक वाला जातक यानी वो सूर्य का जातक हुआ। अभी सूर्य का जातक हुआ तो वो कैसा होगा, सर्वप्रथम हम बात करते हैं। तो सूर्य कौन है? तो कि सूर्य सोलार सिस्टम का राजा है, यानी उसके बेस के ऊपर, उसके ऊपर ही पूरी सोलार सिस्टम चलती है। यानी हम कहेंगे कि सूर्य मंडल जो पूरा रोटेशन ऑफ द प्लैनेट्स है वो पूरा सोलार सिस्टम के ऊपर है, यानी सूर्य के बीच, सूर्य मध्य में है और बाकी सभी ग्रह सराउंडिंग घूमते हैं, यानी सूर्य को राजा माना गया है। हमारे शास्त्रकारों ने सूर्य को राजा की उपमा दी है, प्लस हम ज्योतिषाचार्य सूर्य को पिता की उपमा देते हैं। और ये 1 अंक वाला व्यक्ति सूर्य प्रधान व्यक्ति होता है। अभी सूर्य प्रधान व्यक्ति कैसा होता है मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जिक्र किया हुआ है। उसके शुभ अंक, उसके जो फ्रेंडली अंक है, उसकी शुभ धातु है, इसका मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। फिर भी मैं आपको वर्बली बताता हूँ सूर्य 1 अंक वाला जातक कैसा होता है। तो सबसे पहले वो राजा की उपमा वाला जातक है, उसको सदा ही नेतृत्व की भावना रहती है, सदा ही नेतृत्व की भावना रहती है।
हमेशा लीडरशिप को मानता है। शायद इसमें मैंने वो चीज नहीं दी है, फिर भी आप सुनना मेरे को। हमेशा वो लीडरशिप को मानता है। बहुत ही छोटी उम्र में ये व्यक्ति बहुत ही छोटी उम्र में प्रेम में गिरता है, यानी प्रणय प्रसंग में गिर जाता है बहुत ही छोटी उम्र में। ये व्यक्ति स्वच्छंद होता है, स्वतंत्रता का चाहक होता है, कठोर वृत्ति वाला होता है, अहंकारी होता है, परंतु शिष्ट प्रिय होता है, शिष्ट प्रिय होता है। तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन करता है, तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन करता है। इधर हम देखें तो इसको हमें समझो हमारी कुंडली से कंपैरिजन करना है, तो सूर्य का अंक 1 है और सूर्य की राशि सी है। देखो मैं कंपैरिजन आपको बता रहा हूं। अगर सूर्य की राशि व्यक्ति की सी है, सूर्य का लग्न है सी, सूर्य का लग्न है सी, तो समझ लो ये व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण पाए जाएंगे, जो मैं बोलता हूं वैसे गुण उनके अंदर पाए जाएंगे। स्वच्छंदी होगा, स्वतंत्रता का चाहक होगा, अति महत्वाकांक्षी होगा, शिष्ट प्रिय होगा, तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन करता होगा, नशा करता होगा, स्त्रियों से यानी पुरुष होगा तो स्त्रियों से, और स्त्री होगी तो पुरुष से अवैध संबंध रखता होगा। तो ये क्यों ऐसा क्यों, ये कौन से स्थान के साथ जुड़ी हुई है ये सी लग्न वाली कुंडली? तो आप देखेंगे सी लग्न वाली कुंडली है तीसरे स्थान। यहाँ पे भी हम अंक शास्त्र के माध्यम से जाते हैं, तीसरे स्थान से जुड़ी हुई है। तीसरे स्थान में सी लग्न में 7वीं राशि आती है, यानी शुक्र की राशि आती है। यानी ये व्यक्ति अय्याश होगा, मौज मजा करने वाला होगा, भोगी होगा, एक अपवाद रूप। अगर तीसरे स्थान के ऊपर किसी शुभ ग्रह की, यानी शुभ ग्रह में हम किसको गिनेंगे, क्योंकि गुरु को गिनेंगे और शनि को गिनेंगे, शुक्र को नहीं। यहाँ पे शनि शुभ ग्रह नहीं है, शनि नपुंसक ग्रह है, पाप ग्रह है, परंतु इसको अवॉइड करने के लिए, ये चीज को अवॉइड करने के लिए शनि हेल्प करेगा। तो गुरु और शनि ये दोनों की दृष्टि अगर तीसरे स्थान पे होगी तो ये व्यक्ति ऐसे टेढ़ी लाइन पर नहीं होगा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो स्त्रियों के चरित्र का रक्षक भी होगा। स्त्रियों के चरित्र का ये व्यक्ति रक्षक होगा। सुनिश्चित ध्येय पूर्वक अपना कार्य करेगा, ध्येय पूर्वक अपना कार्य करेगा। समाज में उभरता हुआ दिखेगा आपको, समाज में उभरता हुआ दिखेगा। 1 नंबर वाला जातक किसी के अंडर में रह के कार्य करना पसंद नहीं करेगा, परंतु अगर वो किसी के अंडर में रह के कार्य करता है तो सामने वाली व्यक्ति भी उसकी सलाह सूचन मानेंगे, सामने वाली व्यक्ति भी उसकी सलाह सूचन मानेंगे। लोग इनकी प्रगति और इनका व्यक्तित्व देख के, क्योंकि 1 अंक वाला जातक अच्छी हाइट बॉडी वाला होगा, छाती चौड़ी होगी, मुख अच्छा होगा, हाथ, ये जो हाथ है वो एकदम भरा हुआ होगा। तो ये व्यक्ति की ये जो व्यक्तित्व को देख के लोगों को एक प्रकार की जलन होगी, लोगों को एक प्रकार की जलन होगी। कोई व्यक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाएगा। अगर वो कोई व्यक्ति उसके सामने कुछ भी बोलेगा तो ये 1 अंक वाला जातक उसको चुप करा देगा, 1 ही मिनट में चुप करा देगा, और पावर से चुप कराएगा। ऐसे नहीं शांति से बोलेगा ये भाई थोड़ा शांति रख बैठ जाएगा, ऐसे नहीं, पावर से चुप कराएगा। यानी उसको आदेश देगा कि भाई बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, या तो मेरे से ऐसी मचमच मत करो, उसको आदेश देगा। फिर भी ये व्यक्ति की एक ऐसी खासियत है कि ये कोई भी व्यक्ति उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करे, ये जो सूर्य के अंक वाला जातक है उसको राजा की उपमा दी है, इसके लिए वो सामने वाली व्यक्ति का आदर सत्कार भी करेगा और बात को घुमा फिरा के उसको ऐसा बताएगा कि मैंने तेरे से माफी मांग ली है, ऐसा बताएगा कि मैंने तेरे से माफी मांग ली है। इन लोग की निर्णयात्मक शक्ति बहुत ही पावरफुल होती है, इन लोग की निर्णयात्मक शक्ति बहुत ही पावरफुल होती है। ये लोग
मैं कहूंगा कि ये लोग अपने भाग्य को खुद यानी खुद डेवलप करते हैं। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। कोई जो व्यक्ति है मौका आने की तलाश देखता है, मौका आने की तलाश देखता है, यानी किसी चीज की वेट करता है कि वो आए और मैं लूं। लेकिन ये ऐसी परिस्थिति को खड़ा कर देते हैं कि वो चीज उसके सामने तुरंत ही आ जाए, वो चीज उसके सामने तुरंत ही आ जाए। उसके लिए 1 अंक वाले जातक हमेशा समाज के अंदर उभरते हुए होते हैं, समाज के अंदर रिस्पेक्टेबल होते हैं, और हमेशा कोई ना कोई मौकों की तलाश में रहते हैं ये लोग जातक। इसकी और एक खासियत है, यहाँ पे कोई सूर्य के अंक वाला जो जातक होगा, यानी 1 अंक वाले जो जातक हो गए, आप देख लीजिए, उसकी एक खासियत है कि वो किसी व्यक्ति के नीचे कार्य तो नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति के नीचे वो कार्य तो नहीं करेंगे, परंतु किसी व्यक्ति ने कोई कार्य का प्रारंभ किया और उसको आधा छोड़ दिया, और ये सूर्य के 1 अंक वाला व्यक्ति उस कार्य को हाथ में लेगा, तो जहां से आधा छूटा है वहां से वो कतई ही कंटिन्यू नहीं करेगा। उस कार्य की प्लस माइनस दोनों साइड देखकर उसको फिर से उसका प्रारंभ करेगा, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन के समय में कंपनी में वो कार्यरत है, या तो खुद के व्यवसाय के अंदर उनको कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है, इनको कोई खुशामद यानी कोई इनकी तारीफ करे वो उनको जरा भी पसंद नहीं है, यानी ये अवॉइड करते हैं कि मेरी तारीफ ना हो, और तारीफ करे तो उसके साथ व्यवहार भी नहीं रखते हैं। ऐसे व्यक्ति लोग उसके साथ व्यवहार भी नहीं रखते हैं। छल कपट से हमेशा दूर रहने वाले, कभी भी छल कपट नहीं करते, और कोई छल कपट करते हैं तो उससे हमेशा ये लोग दूर रहते हैं। अहंकारी होने के कारण राजनीति में इनको मीन्स हम कहेंगे कि अहंकारी होने के कारण राजनीति से इनको बहुत ही विशेष लगाव रहेगा, और राजनीति में अगर एक बार ये घुस गए तो अगर उनकी कुंडली में या तो उनकी मीन्स उनका जो दूसरा अंक है 4 अंक है, ये 4 अंक है उसका मित्र अंक है, सूर्य का मित्र अंक है 4 अंक, अगर ये 4 अंक उसके सपोर्ट में होगा तो ये राजनीति में अतिशय अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हें कभी कभार ऐसे व्यक्ति है ना आलसी भी देखने मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी कभार आलसी देखने मिलते हैं, कंजूस होते हैं। जनरली ये लोग कंजूस नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति दिलदार होते हैं, लोगों को खिलाना पिलाना मौज शौक करवाना इनकी आदत होती है, और खुद भी मौज शौक करते हैं, इनकी आदत होती है। परंतु कभी कभी ऐसे व्यक्ति अगर हम कुंडली के माध्यम से देखें तो अंतिम अंश और एकदम प्रारंभ के अंश का अगर कुंडली में सूर्य होगा तो ऐसे व्यक्ति थोड़े कंजूस प्रकृति के, आलसी आदि देखने को मिलेंगे। अपने विचारों को चिपक के रहते हैं, अपने विचारों को सॉलिड कॉन्फिडेंसली पकड़ के रखते हैं। कोई उनके विचारों को बदलने की कोशिश करता है तो ये कतई ही पसंद नहीं करते हैं। प्रतिस्पर्धी को किसी भी तरह गिराने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसमें थोड़े बहुत आगे चलते हैं। तो अभी हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे शायद मैंने नहीं दिया होगा इसके मित्र अंक कौन से हैं, तो कि इनके मित्र अंक के 2, 7, 5 मतांतर से 2, 3, 9 और 2, 4, 7 को भी मित्र अंक गिना गया है। 2, 3, 9 और 2, 4, 7 को भी मित्र अंक गिना गया है। मैत्री संबंध, ऐसे व्यक्ति को मैत्री संबंध किसके साथ रखना चाहिए, तो कि ऐसे व्यक्ति को मैत्री संबंध 5, 7, 9 वाले व्यक्तियों के साथ मैत्री संबंध रखना चाहिए। यानी हम कहेंगे कि गुड मैच मैचिंग तो 3, 5, 7 गुड मैच मैचिंग, यानी 3, 5, 7 अंक वाले व्यक्तियों से इनका बहुत ही अच्छा मैच मैचिंग होगा। सम 3, 9, 4 व्यक्तियों से इनका, देखो 3 अंक बार बार आ रहा है, 3 अंक किसका है, तो कि 3 अंक गुरु का है।
तो 3 अंक गुरु का होने की वजह से इनको देखो, गुरु का 3 अंक है, तो क्यों ये देखो 3 अंक उनका आ रहा है गुड मैच की मैचिंग के साथ 3 5 7, परंतु सम यानी न्यूट्रल में 3 9 और 4 ये अंक वालों से इनको सम यानी न्यूट्रल संबंध रखने चाहिए। क्यों इनको न्यूट्रल संबंध रखने चाहिए 3 अंक वालों को? क्यों? गुरु तो ऐसे हम देखने जाए तो नैसर्गिक कुंडली में उसका मित्र भी है, नैसर्गिक कुंडली में उसका मित्र भी है गुरु। आपको मालूम होना चाहिए कि गुरु अहंकार का कारक है, गुरु अहंकार का कारक है। गुरु हमेशा अहंकार देता है, ईगो देता है। सूर्य भी अहंकारी है, ईगोइस्ट है। तो ये दोनों के ईगो एक दूसरे से क्लेश हो गए तो क्या हो सकता है? इसके लिए यहाँ पे न्यूट्रल में उसको गुरु को लिया हुआ है। शत्रु अंक कौन है? तो कि शत्रु उसके 6 और 8 ये 2 शत्रु अंक है। 6 है सूर्य का अंक है, सॉरी शुक्र का अंक है, 8 है ये शनि का अंक है, ये उसके शत्रु अंक है। फिर उसके बाद हम आगे चल दें तो विविध कार्य के लिए उनको कौन सी डेटों का उपयोग करना चाहिए? तो जिसका टोटल 1 होता है ऐसी डेटों का अगर वो उपयोग करे तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, परंतु जिसका टोटल 4 भी होता है ऐसी डेटों का उपयोग करे तो भी उसके लिए फायदेमंद है। ऐसे हम देखने जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर 4 अंक किसको दिया हुआ है? अंक शास्त्र के अंदर तो 4 अंक है हर्षल को और राहु को दिया हुआ है, परंतु कुछ शास्त्रकारों ने 4 अंक सूर्य को भी दिया हुआ है। यहाँ पे हम गिनते हैं 4 अंक निर्बल गिनते हैं, परंतु 1 और 4 अंक आप तंत्र शास्त्र देखोगे, जब तंत्र शास्त्र की बात आती है तो तंत्र शास्त्र के लिए कोई भी तांत्रिक क्रिया प्रारंभ करने के पहले 4 और 1 अंक लिखा जाता है। 4 और 1 अंक लिखा जाता है। उसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे समझ में नहीं आता है, परंतु तांत्रिक क्रिया प्रारंभ करने के पहले 4 और 1 अंक लिखा जाता है। यानी 1 4 10 13 19 22 28 31 ये जो डेट्स है इनके लिए विविध प्रवृत्ति यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी डिफरेंट कार्य करने हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी महत्व के सिद्धिदायक वर्ष इनके लिए इंपॉर्टेंट वर्ष कौन से हैं? तो कि 1 10 19 28 37 46 55 और 64 ये इनके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट वर्ष है। ये इनके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष है। मध्यम फल देने वाले वर्ष कौन से हैं? तो 7 16 25 34 43 52 61 और 70। यहाँ पे 120 साल की आयु गिनी गई है, परंतु हम लोग यहाँ पे 70 75 तक की आयु तक को ही कंसीडर करके ये फिगर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में मनुष्य की आयुष्य 75 मैक्सिमम 80, बहुत ही कम मनुष्य है जो 100 के पार यानी 80 के ऊपर जीते हैं। बहुत ही कम मनुष्य है जो 80 के ऊपर जीते हैं। इनका भाग्योदय वर्ष कौन सा है? तो इनका भाग्योदय वर्ष है 28 और 37। जिसका 1 अंक है उसका भाग्योदय या तो 28 साल की उम्र में होता है या तो 37 इयर्स की उम्र में होता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी। फिर विवाह और व्यापार करना है तो इनको कैसे व्यक्ति को पसंद करना चाहिए, कौन से अंक वाले व्यक्ति को पसंद करना चाहिए? तो विवाह और व्यापार करना है तो इनको 1 4 और 7 अंक वाले व्यक्ति को इन्हें पसंद करना चाहिए। 1 4 और 7 अंक वाले व्यक्ति को इन्हें पसंद करना चाहिए। यहाँ पे मैंने कल बोला था कि प्रणय को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, फिर भी इनको कौन से अंक वाले व्यक्ति से प्रणय प्रसंग में आगे बढ़ना चाहिए, शादी करनी है तो आगे बढ़ना चाहिए। तो 1 3 4 6 8 1 3 4 6 8 ये व्यक्तियों के साथ प्रणय प्रसंग के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं। और सामने विवाह के लिए 14 जून से 15 जुलाई तक जो व्यक्ति पैदा होती है उसके साथ वो विवाह कर सकते हैं। दूसरा है 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर के मध्य की तारीख में जो व्यक्ति पैदा हुई है, 15 नवंबर से 18 दिसंबर के मध्य के बीच में जो व्यक्ति पैदा हुई है, और 18 मार्च से 18 अप्रैल के मध्य के बीच में जो व्यक्ति पैदा हुई है उनके साथ इन्हें विवाह से जुड़ना चाहिए। इसके अच्छे मार्गदर्शक यानी अच्छे सहायक मित्र कौन होंगे?
तो 21 जुलाई से 28 अगस्त के मध्य जो व्यक्ति जन्मा है वो उनके अच्छे सहायक मित्र यानी बुरे वक्त में इनको सपोर्ट करने वाले होंगे, बुरे वक्त में इनको सपोर्ट करने वाले होंगे, सच्चा मार्गदर्शन देंगे, सच्चा मार्गदर्शन देंगे। शुभ वार इनके लिए है रविवार, सोमवार और गुरुवार। फिर अशुभ वार, अशुभ तारीख जो इनके लिए 7, 16, 25 ये अशुभ तारीख है। कार्य करने से पहले कौन सी तारीख को ये कार्य प्रारंभ करते हैं, उस तारीख को इनको बहुत ही ध्यान रखना है। जैसे कि जिसका अंक 8 आता हो, जो तारीख का अंक 8 आता हो, वो ऐसी तारीख यानी 8, 17, 26 अगर ये तारीख को ये व्यक्ति कोई भी कार्य प्रारंभ करता है तो पहले तो हो सके तब तक उसको इस चीज को अवॉइड करना है। अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो इस वक्त उनको बहुत ही ध्यान रख के उनको आगे बढ़ना चाहिए। मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि ये तीनों जो है वो शनि के अंक आ गए, ये तीनों जो अंक है वो शनि से रिलेटेड अंक आ गए और शनि का कार्य है किसी भी चीज को संकुचित करना, किसी भी चीज को संकुचित करना शनि का कार्य है और गुरु का कार्य है किसी भी चीज को एनलार्ज करना। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई ये सम यानी न्यूट्रल में क्यों 3 अंक लिया है, क्योंकि किसी गुरु का कार्य है किसी भी चीज को एनलार्ज करना। अगर समझो ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के ईगो में आ जाएंगे तो गुरु वाला व्यक्ति क्या करेगा, अपने ईगो को इतना बढ़ाएगा कि ये सूर्य के अंक वाले से उनको 36 का आंकड़ा हो जाएगा, यानी एकदम कंप्लीटली उससे दुश्मनी हो जाएगी। फिर हम आते हैं इसके लिए उत्तम ऋतु कौन सी है, क्योंकि उनके लिए उत्तम ऋतु ग्रीष्म है, सहायक नक्षत्र है कृतिका, उनके खुद के ही नक्षत्र है कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा आषाढ़ा। भाग्योदय दिशा, तो इनके लिए भाग्योदय दिशा है पूर्व, पश्चिम, फिर अग्नि और ईशान, ये 4 दिशा इनके लिए भाग्योदय दिशा है। यहाँ पे भाग्योदय दिशा निकालने के लिए इसमें अष्टक वर्ग में बहुत ही अच्छा मेथड दिया हुआ है। अष्टक वर्ग के अंदर भाग्योदय दिशा निकालने का बहुत ही अच्छा मेथड दिया है, वो भी न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही दिया हुआ है। भाग्योदय दिशा निकालने का मेथड न्यूमरोलॉजी के ऊपर अष्टक वर्ग में दिया है। अगर लास्ट दिन पे हमारे पास टाइम रहेगा तो मैं इसको भी एक थोड़ा समझा दूंगा कि अष्टक वर्ग में किस तरह भाग्योदय दिशा निकाली जाती है, वो भी कंप्लीटली न्यूमरोलॉजी के बेस के ऊपर है। अष्टक वर्ग पूरा न्यूमरोलॉजी के ऊपर बेस है। फिर इनके सहायक ज्ञाति कौन सी है, तो क्षत्रिय ज्ञाति और ब्राह्मण ज्ञाति इनकी सहायक ज्ञाति है। क्षत्रिय ज्ञाति और ब्राह्मण ज्ञाति इनकी सहायक ज्ञाति है। इनको वस्त्र कौन से पहनने चाहिए, मैंने कल आपको बताया था कि मैंने इनका डिटेल्स में ये सब चीज लिखी हुई है। इनको वस्त्र कौन से पहनने चाहिए, तो कि इनको सदा ही कॉटन के वस्त्र पहनने चाहिए, ये इनके लिए बहुत ही उत्तम है। इनके लिए उत्तम रंग कौन सा है, तो हम कहेंगे केसरी यानी ऑरेंज है, लाल है, पीला है, सुवर्ण रंग है। ताम्रवर्ण रंग इनके लिए बहुत ही शुभ है, ताम्रवर्ण रंग इनके लिए बहुत ही शुभ है। हरा कलर, हरा में पिस्ता कलर और पिंक, लाइट पिंक कलर ये लोग भी पहन सकते हैं। अशुभ रंग इनके लिए कौन सा है, तो कि मरून, जिसको हम कत्थाई कलर कहते हैं, काला, नीला और डार्क रेड इनके लिए अशुभ कलर है। शुभ धातु कौन सी है, तो शुभ धातु इनके लिए गोल्ड और तांबा। अगर व्यक्ति को सूर्य से रिलेटेड, देखो यहाँ पे जो मैं रेमेडीज है बहुत ही इजी रेमेडीज में बोल रहा हूं, अगर व्यक्ति को सूर्य से रिलेटेड यानी आपका सूर्य निर्बल है उस और आपको फेवरेबल नहीं है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको रेमेडीज करनी है तो यहाँ पे मैंने सूर्य के मंत्र भी दिए हुए हैं, जैन मंत्र और सादे मंत्र भी दिए हुए हैं, उसका यंत्र भी दिया हुआ है। वो यंत्र तांबे की अंगूठी के अंदर कार्विंग करा के कार्विंग में ये जो अंगूठी के अंदर जो अक्षर जो है यानी जो अंक है वो ऊपर की ओर उठे हुए होने चाहिए, अंदर खड्डे नहीं होने चाहिए। कोई भी अंगूठी लो जिसमें कार्विंग करना है
उसमें हमेशा उठा हुआ यानी ऊपर की ओर उठा हुआ अंक होना चाहिए, या तो उठा हुआ सिंबल होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, कार्विंग कराते हैं तो खड्डे वाली अंगूठी बनाते हैं, यानी खड्डे मीन्स वो कार्विंग करते हैं तो उसके अंदर खड्डे खड्डे करके उसमें अंक लिखे होते हैं। तो ऐसा नहीं, कार्विंग करा के अंगूठी ऊपर की ओर होनी चाहिए, यानी ऊपर की ओर उठे हुए अंक होने चाहिए। पूजा के लिए इनको कौन से बर्तन यूज करने चाहिए, तो कि पूजा के लिए इनको कॉपर के बर्तन यूज करने चाहिए। शुभ रत्न कौन सा है, तो कि शुभ रत्न है माणिक नंग है। ये लोग 5 कैरेट के नंग पहन सकते हैं। और पुरुष के लिए रूबी और स्त्री के लिए रेड स्पाइरल करके एक नंग आता है। और अनामिका उंगली में, यानी अंगूठे से तीसरी उंगली, यानी 1 2 तीसरी उंगली अनामिका उंगली में ये पहनना चाहिए। देखो, अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है तो मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं। जब आपके पास अंगूठी तैयार होकर आ जाती है, जब आपके पास अंगूठी तैयार होकर आ जाती है, सूर्य का अंक 1 है, उसका वार रविवार है, तो आपको क्या करना है, उस अंगूठी को एक वाटी में थोड़ा सा नमक डाल के पानी में थोड़ा पानी लेना है, उसमें नमक डालना है, अंगूठी उधर उसमें पूरी डूबनी चाहिए, अंगूठी उसमें पूरी डूबनी चाहिए। ये अंगूठी पूरी रात उसके अंदर रख दो, ये अंगूठी पूरी रात उसके अंदर रख दो। और सुबह ना धोकर सूर्य की पहली होरा में, सूर्य की पहली होरा यानी रविवार को पहली होरा सूर्य की होगी। सूर्य उदय एज्यूम कीजिए कि सूर्य उदय 6:30 को हो रहा है, तो 6:30 से लेके 7:30 तक सूर्य की होरा पहली होरा होगी। इस 6:30 से लेके 7:30 तक की ये सूर्य की होरा में ये विधि को ग्रहण कर लो। इसको प्राण प्रतिष्ठा कराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मंत्र जाप की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं। आपने नमक के पानी में ये विधि अंगूठी रख दी, यानी इसके अंदर 100% पॉजिटिविटी आ गई, 100% पॉजिटिविटी आ गई। नमक के पानी में ऐसा गुण है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेता है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। दान, इनको कौन सी चीजों का दान करना चाहिए, तो यहाँ पे देखो सोना और चांदी लिखा हो, सोना लिखा है, तांबा लिखा है, लेकिन आज के समय में सोना और तांबे का दान तो बहुत ही महंगा गिरता है। तो सूर्य के आधिपत्य के नीचे और कौन सी चीज आती है, तो गेहूं आते हैं, गुड़ आता है, लाल कलर के वस्त्र आते हैं, कनेर के फूल आते हैं, चंदन आते हैं। इस चीजों का दान रविवार के दिन अपनी शक्ति के मुजब करना चाहिए, अपनी शक्ति के मुजब करना चाहिए। आराध्य देवता कौन कौन से हैं इनके, तो कि इनके आराध्य देवता सूर्य देवता है। सूर्य के मंत्र के जाप करने हैं, उगते सूरज की पूजा करनी है, उनको जल का अर्घ्य देना है। फिर कहेंगे कि उस दिन नमक बिना का भोजन करना है। जब संडे के दिन आप ये समझो आराध्य देवता की पूजा करते हो, सूर्य की पूजा करते हो, तो उस दिन नमक बिना का भोजन करना है। आदित्य स्त्रोत का पाठ करना है, या तो ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करना है। सूर्य के 7,000 जाप हैं, व्यक्ति 7,000 जाप कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 11 जाप भी करे कि जल अर्पित करते हुए ये 11 जाप भी करे तो उनके लिए बहुत ही उत्तम है। यहाँ पे मैंने सूर्य के लिए 2 मंत्र दिए हुए हैं। जैन शास्त्र के लिए उसमें एक मंत्र है ओम श्री पद्म प्रभु देवाय नमः, ये कॉमन मंत्र है, और एक थोड़ा बड़ा लंबा मंत्र है, वो मैंने आप लोगों को दिया है। और जब हम ये यंत्र को कार्विंग कराते हैं अंगूठी के ऊपर, तो क्रम वाइज अंक लिखने हैं। तो कैसे क्रम वाइज अंक लिखने हैं आपको, अभी पहला अंक है 1, तो 1 यहां पे लिखना है, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरह आपको लिखना है, क्रम वाइज आपको सूर्य का यंत्र लिखना है। अंगूठी पे जब आप कार्विंग कराते हो, जो सुनार है कि जो भी कोई व्यक्ति जो अंगूठी बना रहा है उसको कहना है कि इस तरह उसके ऊपर यंत्र लिखे और ये अंगूठी पहन सकते हैं। और कुछ नहीं, अगर आप ये यंत्र नहीं लिखना चाहते हो तो सूर्य का सिंबल है, ये सूर्य का सिंबल है, आप ये सूर्य के सिंबल को भी अंगूठी के ऊपर कार्विंग करा के आप उसको पहन सकते हो। अभी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि ये व्यक्ति कौन सा व्यवसाय कर सकती है। तो कि ये व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो सकती है, बैंक या तो उद्योग में, बैंक के उद्योग में, फिर हम कहेंगे कि बैंक में मैनेजर होगा, या तो कैशियर होगा, बैंक का कैशियर होगा, फिर मंत्री है, सेक्रेटरी है, अच्छा संचालक है। जहां पे रोकड़ी का ज्यादा व्यवहार होता है ऐसे स्थानों में ये व्यक्ति कार्यरत होगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जहां पे रोकड़ी का सबसे ज्यादा व्यवहार होता है? बिजनेस में तो होता है, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आरबीआई एक ऐसी बैंक है जहां पे रोकड़े का व्यवहार सबसे ज्यादा होता है। रोकड़े का व्यवहार सबसे, यानी रोकड़ा केस आना जाना सबसे ज्यादा लगा रहता है। फिर अच्छे वकील है, न्यायाधीश है, अच्छे कायदा की सलाहकार है, सेनापति है। फिर अग्निदल में ये व्यक्ति काम कर सकता है, जलीय यानी वाटर डिपार्टमेंट में ये व्यक्ति काम कर सकता है, विद्युत क्षेत्र है। फिर संशोधन यानी रिसर्च सेंटर है, अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है, बिल्डर है, शेर सट्टा, कागज के कार्य, जड़ी बूटी के लिए आयुर्वेद औषधि के ऊपर और जड़ी बूटियों के ऊपर सूर्य और चंद्र और बुध ये तीनों ग्रहों का आधिपत्य है। तो ये जड़ी बूटी के लिए सूर्य, फिर फैक्ट्री के मालिक, ग्रुप लीडर, ग्राम पंचायत के यानी सरपंच, प्रमुख, राजदूत, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर आदि जैसे ये व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूं कि ये व्यक्ति को किस चीज को नहीं खाना चाहिए। तो इनको फ्राइड चीज यानी तला हुआ नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा नहीं खाने चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए, रात्रि के भोजन का त्याग करना चाहिए, रात्रि के भोजन का त्याग करना चाहिए। तो इनको क्या खाना चाहिए? तो किशमिश, आपको मालूम होगा ग्रेप से, ग्रेप सूख जाती है तो किशमिश बनती है, काली किशमिश और ब्राउन कलर की, दो प्रकार की किशमिश होती है। इन लोगों को काली किशमिश खानी है, इनको काली किशमिश खानी है। केसर खाने हैं, लविंग, अजवाइन, अदरक, सौंठ, फिर संतरा, खजूर, नींबू यानी लाइम, गेहूं, जौ, फिर हनी यानी मध, फिर कुछ ऐसे पंपकिन जिसको हम कहते हैं पंपकिन, आपको मालूम होगा कि पंपकिन गुजराती में उसको हम कोड़ू कहते हैं, ऐसा बड़ा होता है। ऐसे जनरली पंपकिन खाते नहीं है। क्यों नहीं खाते हैं? कि उसको भोग यानी उसको यानी हम कहते हैं ना कि उसकी बलि चढ़ाई जाती है, उसकी बलि चढ़ाई जाती है, उसके लिए पंपकिन खाते नहीं है। परंतु पंपकिन बहुत अच्छा है ये व्यक्ति के लिए। इनको बीमारियां कौन सी हो सकती है? तो कि इनको नेत्र की बीमारियां सबसे ज्यादा हो सकती है, रक्त विकार, हृदय रोग, पित्त, फिर गाउट, फिर डिप्थेरिया जैसे रोग होते हैं, यानी डिहाइड्रेशन होने के इनको सबसे ज्यादा चांस है। फिर स्नायु की निर्बलता। और ये व्यक्ति को अगर किसी रोग ने पकड़ लिया, तो लंबे समय तक ये व्यक्ति वो रोग से मुक्त नहीं होता है। अगर आपको ये जानना है कि मैं ये रोग से कब मुक्त होऊंगा, तो हमारे शास्त्र के अंदर नक्षत्र पद्धति का एक चैप्टर है। उस चैप्टर के हिसाब से, यानी नक्षत्र के कौन से नक्षत्र में आपको वो रोग हुआ है वो देख लीजिए और पता कीजिए कि वो नक्षत्र के अंदर ये रोग ठीक, वो नक्षत्र में हुआ रोग कितने समय में ठीक होगा। उसी तरह वो नक्षत्र में गई हुई चीज, क्या खोई यानी गुम हुई चीज, चोरी की हुई चीज, वो आपको वापिस मिलेगी कि नहीं, ये हम बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं
ये मैंने एक अंक के बारे में बताया, मैं सब अंक के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूं। मुख्य 2 अंक है, जैसे कि चंद्र है, तो किसी व्यक्ति का जन्म हम कहेंगे कि 0 2 अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 अंक सभी जगह पे मैंने 2 लिख लिए, तो ये जो मूलांक है वो उसका 2 जो अंक है ये व्यक्ति का मूलांक है, ये मासांक है और ये वर्षांक है। अभी मैंने आपको मूलांक के बारे में ये प्रेडिक्शन समझाया। यहाँ पे मैंने 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक का प्रेडिक्शन दिया है। कल आपको दूसरी फाइल, कल या तो परसों आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें बाकी के 5 अंकों का भी आपको डिटेल्स उसमें मिल जाएगा, बाकी के 5 अंकों का भी डिटेल्स मिल जाएगा। तो आज हम सिर्फ चंद्र की बात करते हैं और बाकी का आप पुस्तक में देखकर पढ़ लेना, क्योंकि मैं इतना डिटेल्स में बताने जाऊंगा तो मेरे ख्याल से हमारे लेक्चर पूर्ण नहीं हो गए। अभी चंद्र जो यानी 2 अंक पर चंद्र का आधिपत्य है, 2 अंक पर चंद्र का आधिपत्य है। 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे हुए व्यक्ति 2 अंक के व्यक्ति कहलाते हैं। 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे हुए व्यक्ति का मूलांक 2 कहलाता है। अभी हमारे शास्त्रकारों ने चंद्र को स्त्री ग्रह माना गया है, हमारे शास्त्रकारों ने चंद्र को स्त्री ग्रह माना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, शास्त्रकारों ने भले स्त्री ग्रह माना है, परंतु जो ये हमारे 27 नक्षत्र है, वो 27 नक्षत्र वो चंद्र की रानियां है, वो चंद्र की रानियां है। यानी शास्त्र के अंदर भले स्त्री ग्रह माना गया है, परंतु वो एक पुरुष ग्रह की उपमा के अंदर आता है। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर चंद्र को मंत्री की उपमा दी गई है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर चंद्र को मंत्री की उपमा दी गई है। ये जो व्यक्ति है, 2 अंक वाला व्यक्ति है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इन लोग के अंदर जैसे चंद्र कला बदलता है, यानी शून्य में से, यानी अमावस्या के चंद्र में से, यानी 0 में से वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर बड़े एकदम पूनम के चंद्र से फिर धीरे धीरे वो छोटा होता है। जो 2 अंक वाले व्यक्ति है, आप उसको वॉच आउट करना कि जैसे जैसे चंद्र की कला बढ़ती है वैसे वैसे वो एकदम हैप्पीनेस में आ जाते हैं। अच्छे मीन्स एकदम अच्छे मीन्स अच्छी तरह रहते हैं, अपने आप को बहुत हैप्पी महसूस करते हैं। एकदम पूर्ण जब पूर्णिमा का चंद्र हो जाता है तब ये व्यक्ति में उन्माद ज्यादा होता है, ये व्यक्ति में उन्माद ज्यादा होता है और इस टाइम पे वो मेंटल जैसा बिहेव करते हैं। पूर्णिमा के चंद्र के दिन ये लोग मेंटल जैसा बिहेव करते हैं। फिर जैसे 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 चंद्र अपनी कला कम करते जाता है वैसे 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 वो वापिस उदास होने लगते हैं और अमावस्या के दिन तो ये एकदम उदास हो जाते हैं, एकदम उदास हो जाते हैं। ये जो 2 अंक वाले जातक को एक ध्यान रखना है कि पूनम के दिन किसी वाटर सोर्स के पास नहीं जाना है। 2 अंक वाले व्यक्ति को कभी भी किसी वाटर सोर्स के पास नहीं जाना है। अगर वो वाटर सोर्स के पास जाते हैं तो उनको भय है कि पूनम के दिन ये उसमें उड़ी भी मार देवे, इतना उन्माद होता है। दूसरा, जनरली ऐसे भी नॉर्मली जिस दिन पूनम होती है, यानी 2 अंक वाले को तो खास, कर्क राशि वाले को तो खास, जिस दिन पूनम होती है, ऐसे बाकी सभी व्यक्तियों को भी, लेकिन ये 2 जन को है ना, जिस दिन पूनम होती है उस दिन किसी भी प्रकार का ऑपरेशन वगैरह नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इस दिन अगर वो ऑपरेशन वगैरह कराते हैं तो उनके शरीर के अंदर से ज्यादा मात्रा में ब्लड आउटफ्लो हो जाता है, ब्लड निकल जाता है और उनको ब्लड वापिस चढ़ाना पड़ता है, उनको वापिस ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अभी ये व्यक्ति कैसे होते हैं? मैंने जैसे बताया, ये व्यक्ति सहज स्त्री स्वभाव के होते हैं। यहाँ पे देखो, मैं एक और बात बता देता हूं। व्यक्ति की कुंडली के अंदर, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहे हैं। व्यक्ति की कुंडली के अंदर स्त्री राशि के अंदर मैक्सिमम ग्रह बैठे हो, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ग्रह बैठे हो स्त्री राशि के अंदर। तो स्त्री राशि कौन सी है? तो कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये स्त्री राशि है।
ये स्त्री राशि के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्रह बैठे हो तो वो व्यक्ति सहज ही स्त्री स्वभाव का होगा, सहज ही स्त्री स्वभाव का होगा। उसके अंदर आपको स्त्री के लक्षण देखने मिलेंगे। तो कैसे देखने मिलेंगे कि वो अपनी पत्नी को, या तो स्त्री होगी तो वो तो स्त्री है तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुरुष की कुंडली के अंदर ऐसे योग बनते हैं तो वो व्यक्ति अपनी पत्नी को किचन में काम कराएगा, बर्तन भी साफ करवाएगा, फिर कपड़े भी धुलवाएगा, यानी सब ऐसे कार्य करेगा जो एक कार्य स्त्री करती है। जो बहुत ही अच्छे कुक है, जेंट्स में जो बहुत ही अच्छे कुक है, उनका 2 अंक पावरफुल होगा, 2 नंबर का अंक पावरफुल होगा, या तो उनका चंद्र पावरफुल होगा, या तो उनकी कुंडली के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्रह ये स्त्री राशि में बैठे होंगे, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 राशि में बैठे होंगे। तो ये व्यक्ति में एक सहज स्त्री स्वभाव होता है। ये लोग बहुत ही नजाकत वाले होते हैं। एक है, अगर ये जो 2 अंक वाले व्यक्ति को है ना, अगर आप समझो एंकरेज नहीं करो, उनको सपोर्ट नहीं करो, उनको आप धुतकारो, तो ये पागल होने की कगार पे भी आ सकते हैं। तो ये 2 अंक वाले व्यक्ति को कभी भी ना डिस्करेज मत करना, क्योंकि इनका जो माइंड है, क्योंकि चंद्र का सीधा कनेक्शन हमारे माइंड के साथ है, इसका जो माइंड है बहुत ही वीक है, यानी चंचल है। अगर कोई इसको ऊंची आवाज में भी कुछ बोल देगा ना तो ये व्यक्ति तुरंत ही रोने लगता है, ये व्यक्ति तुरंत ही रोने लगता है। फिर हम कुंडली के माध्यम से देखें तो उनकी कौन सी लग्न है, ये व्यक्ति मीन्स वो चीज को देख के फिर हम सोच सकते कि भाई ये व्यक्ति रोएगा कि नहीं रोएगा, परंतु ये व्यक्ति तुरंत ही रोने लगता है। स्त्री ग्रह होने के कारण इनको किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है, कभी भी अपने आप वो ऊपर नहीं आते, किसी का सपोर्ट लेकर ही ऊपर आते हैं। किसी के कार्य में यानी इंटरफियर करना इनको अच्छा लगता है, किसी के कार्य में इंटरफियर करना। ज्यादातर 2 अंक वाले की जो शादी है उसमें डिले होता है, ज्यादातर 2 अंक वाले की जो व्यक्ति है उसकी शादी में डिले होता है। दाम्पत्य सुख यानी वैवाहिक जीवन का सुख उनको अच्छा नहीं मिलता, दाम्पत्य सुख वैवाहिक जीवन का सुख इनको जल्दी अच्छा नहीं मिलता। ये लोग किसी के ऊपर भी किसी के ऊपर मीन्स हम कहते हैं ना कि अंधे के माफिक विश्वास करने लगते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। तो 2 अंक वाले को ये ध्यान रखना है कि किसी की बातों में नहीं आना है, और अगर ऐसा लग रहा है तो उनको अपने फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए। अगर उनको ऐसा लग रहा है तो उनके फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए। 2 अंक वाली अगर स्त्री है या तो पुरुष है, इनको जल्दी से किसी के प्रेम संबंध में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इनका प्रेम संबंध टूटता है तो ये लोग फिर शादी करने के लिए अपने आप को नकारते हैं, यानी शादी को अवॉइड करते हैं, शादी करते भी नहीं है। बहुत टाइम मैंने ये देखा है कि मेरे पास कुछ ऐसे 2 अंक वाले आए हैं जिन्होंने, यानी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो गया है तो उन्होंने शादी नहीं की है, उन्होंने शादी नहीं की है। इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो व्यक्तित्व, हम कहते हैं ना कि दोनों बाजू तलवार को जो धार होती है, दोनों बाजू जो तलवार को धार होती है, ऐसी तलवार की धार जैसा, दोनों बाजू तलवारों की धार जैसा इनका व्यक्तित्व होता है। इसमें आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा का अभाव देखने मिलता है। इनको अपने ऊपर ही, खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इनको अपने खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है। किसी भी कार्य को प्रारंभ बहुत ही जोर शोर से कर देते हैं, किसी भी कार्य का प्रारंभ बहुत ही जोर शोर से कर देते हैं, और जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता है वैसे वैसे इनके कार्य में मंदता आती है, ये कार्य धीरे धीरे छोड़ देते हैं। ऐसे सेम 3 अंक वालों का भी है, 3 अंक वालों का भी यही सेम स्वभाव है, यानी प्राकृतिक स्वभाव है। जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो कार्य में मंदता आती है और कार्य को छोड़ देते हैं। परिवार, मित्र, इन लोगों के लिए ये व्यक्ति भोग देते हैं। अगर आप इनकी मित्रता करते हो तो ये
अपना मीन्स आपके तकलीफ के समय में कैसा भी कार्य इनका होगा, वो छोड़ के आपको मदद करने के लिए तुरंत ही आ जाएंगे, तुरंत ही आ जाएंगे। इनकी कल्पना शक्ति बहुत ही अच्छी होती है, कल्पना शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। ये एक अच्छे कवि भी बन सकते हैं। अगर इनका सूर्य और बुध पावरफुल हो तो बहुत ही उत्तम माना जाएगा इनके लिए, क्योंकि अगर बुध पावरफुल हो तो इनकी जो कविता की रचना है इतनी उत्तम होती है। मैंने एक कवि का मुझे नाम याद नहीं है, मैंने उनकी कुंडली देखी थी। बहुत ही फेमस है, डॉक्टर है खुद और कविता लिखते हैं। तो मैंने उनकी कुंडली देखी थी, सूर्य बुध और ये चंद्र का और अंक 2 वाले जातक है। बहुत ही अच्छी कविता लिखते हैं और ऐसी कविता लिखते हैं कि उसकी हर लाइन के ऊपर तालियां बजती है, उसकी हर लाइन के ऊपर तालियां बजती है। इन लोग में धैर्य शक्ति की कमी होती है, हिम्मत की कमी होती है, हमेशा अपने विचारों में खोए हुए होते हैं। क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते उनको ही पता नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि एक शेख चली है, जो जिस डाली पे बैठता है उसी डाली को काटता है, उसी तरह ये अपने विचारों में खोए हुए रहते हैं। अगर इनके फैमिली का अगर इनको सपोर्ट मिले तो ये अपने आप को इतने उच्च पद पर बैठा देते हैं कि आप एज्यूम नहीं कर सकते हो कि ये व्यक्ति इतना अच्छा कार्य कर सकता है। परंतु एक ध्यान रखना कि 2 अंक वाले व्यक्ति को अपना उत्तरदायित्व मत सौंपना जल्दी से। यानी हम कहते हैं ना कि वारसागत जो हम चीजें हैं, व्यवसाय व्यापार व्यवसाय है जो वारसागत है, वो इनको कतई ही जल्दी मत सौंपना। क्योंकि अगर आप इनको व्यवसाय व्यापार व्यवसाय अगर आप सौंप देते हो और किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है तो व्यापार व्यवसाय को पूर्ण रूप से खत्म कर देते हैं, पूर्ण रूप से वो खत्म कर देते हैं। तो इनको उत्तरदायित्व कभी भी मत सौंपना इनको। बहुत ही भोले व्यक्ति होते हैं, बहुत ही आसानी से उल्लू बनाए जाते हैं, बहुत ही आसानी से उल्लू बनाए जाते हैं। चंद्र की कला की तरह अपना विचार बदलते रहते हैं, चंद्र की कला की तरह अपना विचार बदलते रहते हैं। डिप्रेशन में जल्दी आने वाली व्यक्ति यही होगी, 2 अंक वाली व्यक्ति जल्दी से जल्दी डिप्रेशन में आने वाली व्यक्ति होगी। देखो यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी को कंसीडर करके ही हमको ये फेल कथन करना है, नहीं कि हमको जन्म लग्न कुंडली को देख के करना है। क्योंकि जन्म लग्न कुंडली में अगर हम दें तो आप बोलोगे कि कर्क राशि वाले डिप्रेशन में आते हैं, मैं कहूंगा कि नहीं आते हैं, कर्क राशि वाले डिप्रेशन में नहीं आते हैं। तो कौन आता है डिप्रेशन? तो कि जिनका कर्क लग्न है, कर्क राशि है, जिनका बुध वीक है, जिनका सूर्य वीक है, ऐसे व्यक्ति जल्दी डिप्रेशन में आते हैं, ऐसे व्यक्ति जल्दी डिप्रेशन में आते हैं। इनको धन हानि बीमारियां होने के सबसे ज्यादा चांस है, धन हानि बीमारियां होने के सबसे ज्यादा चांस है। ये बुद्धिपूर्वक के कार्य कर सकते हैं, श्रम वाले कार्य जरा भी नहीं कर सकते हैं, बुद्धिपूर्वक के कार्य कर सकते हैं, श्रम वाले कार्य जरा भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इमोशनल लागनीशील भावनात्मक होते हैं। तो इनकी इमोशन भावना तक से किसी को खेलना नहीं चाहिए, यानी लागनीशीलता से इनको खेलना नहीं चाहिए। उच्च स्तरीय जीवन जीने की चाहत रखते, यानी हायर स्टैंडर्ड का जीवन जीने की ये व्यक्ति चाहत रखता है। सोचा हुआ कार्य तो पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो एक मैं कहूंगा कि करोड़पति व्यक्ति की जैसी इसकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरे पास BMW होनी चाहिए, मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए। या नहीं, तरंगी विचारों के होते हैं ये व्यक्ति, तरंगी विचारों के होते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, मेरे ही फैमिली में एक ऐसा इंसिडेंस बना, उनका अंक 2 था। किसी तांत्रिक ने उसको कहा कि भाई तू मेरे पास ये कुछ 18 बकरों का भोग लगवा दे, तो तू BMW मर्सिडीज में घूमने लगेगा। तो मेरे को जब पता चला, उसकी वाइफ से मुझे पता चला, तो मैंने उनको बोला कि भाई तू बहुत केयरफुल रहना, ये तेरे को उल्लू बना रहे हैं। मैंने कहा ना, अभी कहा ना कि ये किसी की भी बात में बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। मैंने कहा तेरे को ये उल्लू बना रहा है, बहुत ही केयरफुल रहना। लेकिन उसने मेरी बात सुनी नहीं। वो तांत्रिक ने उससे 5 लाख रुपए ऐंठ लिए, 5 लाख रुपया उसका ले लिया। बोलता है मैंने 18 बकरों का तेरे लिए मैंने 18 बकरों का भोग दिया है।
और उनसे 5 लाख रुपए ले लिए। 5 लाख लेने के बावजूद भी वो BMW क्या एक नैनो में भी नहीं घूम पाया, BMW क्या नैनो में भी नहीं घूम पाया। तो हमेशा 2 अंक वाले व्यक्तियों को एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये अंक वाले व्यक्ति जल्दी से ऐसे लोगों के चक्कर में आते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में आते हैं। और मैं यहाँ पे हस्तरेखा के माध्यम से भी आपको बता दूं और कुंडली के माध्यम से बता दूं कि आपकी कुंडली के अंदर दूसरे और 8वें स्थान, 6ठे और 12वें स्थान, इसको चौकड़ी का स्थान कहा गया है हमारी कुंडली के अंदर। ये 4 स्थानों में आपके कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन सी राशि बैठी है। जो राशि बैठी है, अगर उसमें जो भी ग्रह बैठे हैं वो नीच के बनते हैं या तो अशुभ हो रहे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, तो ये व्यक्ति ऐसा पागलपन जरूर करेगा। और हाथ में उसकी जो ये मस्तक रेखा, ये जो मस्तक रेखा है और ये जो हृदय रेखा है, वो दोनों की रेखा के बीच में ज्यादा चौकड़ियां देखने मिलेंगी ये 2 अंक वाले व्यक्ति के हाथ में। अगर ये अंधश्रद्धा में अगर गए तो, अंधश्रद्धा में ये गए तो हमेशा ध्यान रखना ये 2 अंक वाले को बहुत ही बी केयरफुल रहना है ऐसे व्यक्ति लोगों से। फिर उसके बाद हम आते हैं मित्र अंक। इसके मित्र अंक ऐसे तो बहुत सारी डिटेल्स है इनके बारे में जानने के लिए, लेकिन अभी मुझे आपको थोड़ा एक अंक प्रश्न के ऊपर थोड़ा समझाना है। कल हम उसको प्रारंभ करेंगे। आप एक जो मैं बोलूंगा वो एक क्वेश्चन तैयार रखना आपके हिसाब से, और मैं कल आपको इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है, कल मैं आपको ये जितने भी हम लेने वाले, जैसे ये प्रश्न अंक शास्त्र लेने वाले, जिप्सी ज्योतिष लेने वाले, ये जितनी भी चीजें हम जो लेने वाले हैं, हम छोटे छोटे जो चीजें लेने वाले हैं, वो कल सब मैं आपको उसकी पीडीएफ भेजूंगा। और कल हम यहाँ पे उसका बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका मोबाइल नंबर, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका यानी हम कैसे नाम आपको चेंज करना है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि बहुत ही आसान है। लेकिन एक ही ध्यान रखना कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम चेंज करके मेरे हिसाब से तो कोई फायदा नहीं होता है। आपको पता होगा, कहो ना कौन सी एक पिक्चर थी ऋतिक रोशन की आई थी, उनके डैडी ने कहो ना प्यार है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उन्होंने के पी ऐसा कुछ नाम रखा था। फिर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो एकता कपूर जी है, वो भी उन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो बहुत आगे चले थे। ठीक है, सर्टेन पीरियड के लिए वो बेनिफिट्स देता है। तो ये कौन से पीरियड के लिए बेनिफिट देता है, यहाँ पे मैं आपको अंक शास्त्र के माध्यम से हमारी जो ग्रह की दशा चलती है, वो दशा में हमें अंक शास्त्र के माध्यम से हम निकाल के देंगे कि वो दशा हमें क्या फल देगी, वो दशा हमें क्या फल देगी। वो मैं आपको एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये जो अंक शास्त्र के माध्यम से जो ऐसे लोग बोलते हैं दशा निकाल नहीं सकते, मैं भी कहता हूं दशा निकाल नहीं सकते, परंतु यहां पर हम वो पढ़ेंगे कि अभी मेरी सूर्य की दशा चल रही है और उस वर्ष के अंदर मेरी सूर्य, मैंने जो ये अंक शास्त्र के माध्यम से जो अंक निकाला वो सूर्य का अंक आया, तो समझ लेना कि मेरी वो सूर्य की दशा में ये सूर्य मेरे को अच्छा फल नहीं देगा, मेरे को उद्वेग देगा, मेरे को उद्वेग देगा। तो यहाँ पे हम छोटी सी एक छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स है जो अंक शास्त्र के माध्यम से आज तक कोई उपयोग नहीं करता है, लेकिन हम करेंगे उसको, और बहुत ही इजी मेथड से करेंगे, ताकि आप बिना कैलकुलेटर, बिना ऐसे उंगली से आप फल कथन कर सको। ऐसा कुछ मेथड में यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो ये जो 2 अंक वाले हैं, उसका जो मित्र अंक है 2, 3, 6, 7 है। मत मतांतर से, यानी हम साउथ नॉर्थ की बात करें तो 4, 6, 8, 9 है। मत मतांतर से मैत्री संबंध इसको किसके साथ रखना चाहिए, तो कि 2, 5, 9 अंक वालों के साथ इनको मैत्री संबंध रखना चाहिए। न्यूट्रल 4 और 7 अंक वालों के साथ इनको न्यूट्रल रहना चाहिए। इनके शत्रु अंक है 1 और 8, इनके शत्रु अंक है 1 और 8। विविध प्रवृत्ति के लिए यानी विविध कार्य के लिए 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 29 और 31 तारीख, ये तारीखों को इनको ध्यान में लेना चाहिए। ये आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप लिख सकते हो, आप वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप लिख सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि अंक शास्त्र का, न्यूमरोलॉजी का संपूर्ण कोर्स यानी पूर्ण कोर्स विथ फुल
डिटेल्स के साथ आगे चल के मैं लेके आऊं, ऐसा मैं ट्राई करूंगा। क्योंकि हमने बीच में अभी ज्योतिष का कोर्स की ट्राई की थी कि फुल कोर्स लेके आवे, लेकिन ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया था। उसके लिए हमें वो कोर्स को पोस्टपोन करना पड़ा था। ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया था। 70% लोग ने फॉर्म भरे थे, 70 लोग ने फॉर्म भरे थे, और सिर्फ 10 जन ही इंटरेस्टेड थे उसके अंदर। 10 जन ने ही पैसा भरा था, और मैंने वो कोर्स रखा था 2 महीने का। वो कोर्स मैंने रखा था 2 महीने का, लेकिन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया था। तो मुझे ये छोटे छोटे कोर्स लेके आने पड़ते हैं, ताकि आप जल्दी छोटे यानी 4 दिन में ही आपको ये सब चीज समझ में आ जावे, उस तरह के कोर्स लेके आने पड़ते हैं। फिर महत्व के सिद्धिदायक वर्ष कौन से है? तो 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92, ये इनके इंपॉर्टेंट यानी सिद्धि देने वाले वर्ष है। सहायक यानी हेल्पिंग करने वाले वर्ष कौन से है? तो 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94, ये हेल्प करने वाले वर्ष है। फिर मध्यम फल देने वाले वर्ष कौन से है? तो कि 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88 और 97। इनका भाग्योदयी वर्ष है 29। जन्म के बाद के 29 साल के बाद इनका भाग्योदय होता है घर से दूर जलाशय से करीब। घर से दूर जलाशय से करीब इनका भाग्योदय होता है। विवाह और व्यापार 1, 2, 7, 8 अंक वाले व्यक्ति से वो कर सकते हैं। 15 फरवरी से 14 मार्च, 15 मई से 14 जून, 15 अक्टूबर से 14 नवंबर, इन तारीखों के बीच में जो जन्मे व्यक्ति है उनसे ये व्यक्ति विवाह कर सकती है या तो व्यापार कर सकता है। प्रणय संबंध ये लोग किससे बांध सकते हैं? तो कि 2, 3, 7, 8 अंक वालों से ये लोग प्रणय संबंध बांध सकते हैं। सहायक मित्र कौन होते हैं? तो 20 जून से लेकर 27 जुलाई के मध्य जन्मे हुए जो व्यक्ति है वो उनके सहायक मित्र होते हैं। फिर हम आते हैं इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? तो सफेद यानी व्हाइट, रेड, पिस्ता कलर, लेमन येलो, फिर जो रेड कलर के जो ओनियन आते हैं, उनके जैसा कलर इनके लिए अच्छा है। यानी पिंकिश कलर भी इनके लिए अच्छा है। यानी हम कहते हैं ना जो क्रीम कलर, जो मुल्तानी मट्टी का कलर होता है, स्त्री लोग जो मुंह पे मुल्तानी मट्टी लगाती है, ऐसे क्रीम कलर, वो उस कलर का क्रीम कलर भी इनके लिए अच्छा है। हरा कलर है लेकिन इनको पिस्ता कलर वापरना चाहिए, हरे कलर में पिस्ता कलर वापरना चाहिए। इनके लिए शुभ धातु कौन सी है? तो कि चांदी इनके लिए अति शुभ धातु है। पूजा के बर्तन चांदी और कॉपर यानी तांबा के बर्तन यूज कर सकते हैं। इनको शुभ रत्न कौन सा है? तो कि मोती है, चंद्रमणि है, ओपल यानी जिसे दुधिया कहते हैं, फिर स्फटिक की माला भी आती है, तो स्फटिक की माला भी ये लोग पहन सकते हैं। फिर काचमणि करके एक स्फटिक जैसा ही एक नंग आता है, इनको वो पहन सकते हैं। दान किस चीज का कर सकते हैं? तो कि स्फटिक की माला का दान कर सकते हैं। सोनू यानी गोल्ड तो दान करना बहुत ही दूर की बात हो गई इस समय में, प्राचीन समय में होता था गोल्ड का दान। फिर चावल है, शक्कर है, सफेद फूल है, दही है, दूध है, फिर पुस्तक है, कागज है, नोटबुक है, ऐसी चीजों का ये लोग दान कर सकते हैं। इनके आराध्य देवता चंद्र देवता तो स्वयं इनके आराध्य देवता है। ये लोग शिव जी की भी उपासना कर सकते हैं। ये लोग शिव जी भी की उपासना कर सकते हैं, और शिव जी की उपासना करते वक्त इनको रुद्राभिषेक का जाप 27 मनके की माला से करना चाहिए। इनको 27 मनके की माला से इनको रुद्राभिषेक का जाप करने चाहिए। इनके जाप के मंत्र है 11,000। ओम नमः शिवाय का भी ये लोग जाप कर सकते हैं। देखो, ओम नमः शिवाय एक्चुअली नमः शिवाय नाम का मंत्र है, ओम आगे लगा नहीं है। कालांतर से लोगों ने इधर ओम लगा दिया है। बाकी नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, यानी 5 अक्षर का मंत्र है। नमः शिवाय ही बोला जाता है, परंतु हमने ओम नमः शिवाय कर दिया है। फिर ओम सोम सोमेश्वराय नमः। फिर जो जैन है उनके लिए ओम ह्रीम श्रीम श्री चंद्र प्रभु देवाय नमः, ये उनके लिए मंत्र है। और उनका जो यंत्र है
सबसे पहले लिखना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जो भी यंत्र की रचना हुई है शास्त्र के अंदर, उसका जो मूलांक है, यानी 2 मूलांक है, तो सर्वप्रथम यहाँ 2 से प्रारंभ होगा। अभी गुरु की हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम 3 से प्रारंभ होगा, सर्वप्रथम 3 से प्रारंभ होगा। चलिए अब हम चलते हैं, यहां से मैं आपको ले चलता हूं, अभी एक प्रश्न कुंडली के ऊपर ले चलता हूं। मैं देखता हूं, मैं शायद आपको शेयर तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कल आपको ये चीज मिल जाएगी। यहां पर हमने आपको सिलेबस में दिया हुआ है अंकों से प्रश्न का जवाब देना। तो अंकों से प्रश्न का जो जवाब देना है वो हमें किस तरह देना है, मैं उसको सर्वप्रथम आपको समझाना चाहूंगा कि यहां पर हमें पाइथागोरस थ्योरी से हमें ये अंक नहीं लिखने हैं, पाइथागोरस थ्योरी से हमें अंक नहीं लिखने हैं। यहाँ पे जो वर्णाक्षर है उसको जो अंक दिए हैं वो किस तरह से दिए हुए हैं, यहाँ पे जो वर्णाक्षर है उसको अंक किस तरह दिए हुए हैं। तो जो ये ए और एक्स है उसको 1 अंक दिया हुआ है, फिर ई और टी है उसको 2 अंक दिया हुआ है, एच और डब्ल्यू है उसको 3 अंक दिया हुआ है, फिर डी है इसको 4 अंक दिया हुआ है, फिर बी एल एन पी इसको 5 अंक दिया हुआ है, फिर सी जेड के क्यू जेड इसको 6 अंक दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे जो मैं ये दे रहा हूं ना, ये आप सब लोग नोट डाउन कर लेना। इसके ऊपर से आप आपके प्रश्न को किस तरह तैयार करना है उसको तैयार करना, और कल हम इसके ऊपर फिर ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर आई और एम इसको 7 अंक दिया हुआ है, एफ जी ओ 8 और लास्ट में आर एस को 9 अंक दिया हुआ है। यहाँ पे पाइथागोरस थेरेपी एप्लीकेबल नहीं हो रही है, यहाँ पे एक अलग ही सिस्टम एप्लीकेबल हो रही है। यहाँ पे देखिए ए एक्स को 1, ई टी को 2, एच डब्ल्यू को 3, डी को 4,
BLNP5, CJKQZ6, IM7, FGOUVY8, RS9, इस तरह के अंक प्रदान किए गए हैं। अभी यहाँ पे ये प्रश्न कुंडली से मुझे जवाब देना है, तो सबसे पहले क्या करना है, उसके कुछ नियम है। तो सबसे पहले मैं आपको एक नियम बोल देता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक नियम बोल देता हूं, किसी भी प्रश्न का, जो कोई भी प्रश्न हो, व्यक्ति जो कोई भी प्रश्न पूछता है, वो 10 शब्द से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी 10 वर्ड्स, व्यंजन नहीं, स्वर नहीं, यानी अ आ ई नहीं, 10 वर्ड्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी मैं पूछूंगा एम आई गोइंग टू पास माई एग्जाम, तो एम, एम दो, एक अक्षर, एक शब्द हुआ, आई 2 शब्द हुआ, गोइंग 3 शब्द हुआ, 2 4 शब्द हुआ, 5 पास 5 शब्द हुआ, माई 6 शब्द हुआ, एग्जाम 7 शब्द हुआ। तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखना है, यहां पे हमें इस चीज का पिरामिड बनाना है। कैसे पिरामिड बनाना है वो मैं अभी आपको समझा देता हूं। एम आई गोइंग टू पास माई एग्जाम, तो सर्वप्रथम क्या करना है, ए एम, तो ए एम के एम आई गोइंग टू पास माई एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड हो गए। ये 7 वर्ड हो गया है। तो ए और एम, तो यहां पे मैं लिखूंगा ए और एम, उसका अंक ए का 1 है और एम का है 7, तो 1 + 7 = 8। यानी ये एक पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया। फिर आई, तो आई का 7 है, ये सेकंड पार्ट हो गया। आप लोगों को दिख रहा है ना? चेतन भाई देखा ही है ना? हाँ देखा ही है, देखा ही है ना? हाँ। फिर हम देखते हैं गोइंग, तो गोइंग में जी, जी है 8, ओ है 8, आई है 7, एन है 5 और जी है 8। मुझे ये सब का टोटल मारना है। 8 8 16, 16 ने 6 22 ने 1 23 ने 5 28, 28 ने 8 36, यानी 36, 3 + 6 = 9। ये सेकंड हो गया। ये सबको अलग अलग रखने हैं, उसको कंबाइंड नहीं करना है। ये सबको अलग अलग रखने हैं, इसको कंबाइंड नहीं करना है। फिर 2, मैं इसको पोस्ट देता हूं। मैं आपको फिर से एक बार यहां पे करके दिखा देता हूं। अभी एम आई गोइंग टू पास माई एग्जाम, तो
ए का जो अल्फाबेट्स है, ए है 1 है और एम है 7 है। तो ये एक पार्ट हो गया। ये दूसरा पार्ट होगा, ये आई का है 7। फिर ये तीसरा पार्ट लेंगे, जी है 8 प्लस ओ है 8, आई है 7, एन है 5 और जी है 8। फिर 8, फिर ये 2, टी है 2 और 8, पास। पी है 5, ए है 1 और एस है 9 प्लस 9, माई 7 प्लस 8, एग्जाम 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 7। अभी ये जो है इसको आपको टोटल करना है। 7 और 1 8, ये 7 ऐसे ही रहेगा। फिर इसका टोटल आएगा 9, 8 और 9, 8 9 10, 1 आएगा। आपको सिंगल डिजिट में लाना है इसको। फिर ये 6 आएगा, फिर 6 आएगा और ये 2 आएगा। ये एम आई गोइंग टू पास माई एग्जाम, उसका ये इसकी फर्स्ट लाइन आई। हमें पिरामिड बनाना है। पिरामिड किस तरह बनेगा, तो कि नीचू फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऊपर एक अंक आएगा। इस तरह पिरामिड बनेगा। अभी यहां पे 8 7 9 1 6 6 2 आया। अभी हमें क्या करना है, एम आई गोइंग टू पास माई एग्जाम, ये इसके 7 वर्ड है, 7 वर्ड्स है। तो हमें फर्स्ट लाइन में यहां पे 7 लिख देना है। यहां पे 7 लिख देना है। तो यहां पे आएगा 7 8 7 9 1 6 6 2, इस तरह फिगर आएगा। यानी पहली लाइन का 7, ये फिगर आया 8 7 9 1 6 6 2, उसमें आगे 7 जोड़ दिया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसका जो वर्ड्स है वो 7 है, तो 7 जोड़ देना है हमें। तो ये पहली लाइन हुई। अभी दूसरी लाइन का टोटल हमें कैसे करना है, अभी दूसरी लाइन किस तरह आएगी। तो दूसरी लाइन में हमें पहले ये 2 जो अक्षर है, यानी 2 जो ये अंक है, 7 और 7, 7 और 8 15, 15 यानी ये 6 हो गया। फिर हमें टोटल करना है, वापिस ये 8 और 7 लेना है, तो वापिस 6 आएगा। तो वापिस ये 6 आएगा। फिर हमें करना है 7 और 9, 7 और 9 करेंगे तो 9 और 1 10 16, यानी ये 7 आएगा। फिर 9 और 1 10, यानी ये 1 आएगा। 6 और 1 7, फिर 6 और 6 12, यानी ये 3 आएगा। 6 और 2 8 आएगा। ये सेकंड लाइन आई। यानी यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर के उसमें आएगा मेरा 6 6 7 1 7 3 8। यानी जैसे जैसे मैं ऊपर जाते जाऊंगा ऐसे वैसे मेरे सिंगल डिजिट नंबर आते जाएंगे। मीन्स एक एक अंक मेरा कम आते जाएगा। मेरा जैसे जैसे एक अंक आते जाएगा तो ऐसे पूरा पिरामिड बनेगा, ऐसे
पूरा पिरामिड बनेगा और फिर उसके ऊपर से हम फल कथन कर सकते हैं कि ये व्यक्ति का सवाल क्या है, उस व्यक्ति के सवाल का जवाब क्या है, मीन्स उसका आंसर क्या है। कि समझो एक अंक आता है और उसने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ वो मेरा कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। मैं शादी के लिए मैं रिश्ता देखने जाता हूँ तो मुझे उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ऐसे उनके जो क्वेश्चन है उनको हम लोग 9 आंसर है, टोटल 9 आंसर दिए हैं इसके अंदर, और ये 9 आंसर के माध्यम से हम उसको जवाब दे सकते हैं। 9 आंसर के माध्यम से हम उसको जवाब दे सकते हैं। आपको हर टाइम क्या करना है, ये फर्स्ट लाइन में आपको 7 को ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसका 7 वर्ड है, उसके लिए 7 ऐड करना है। अगर आपने क्वेश्चन लिखा उसमें 8 वर्ड है तो 8, 9 है तो 9, 3 है तो 3, जो भी आपका क्वेश्चन हुआ उसका जो वर्ड्स है उतने यहाँ पे आपको ऐड करना है। फिर ये पहले 2 अंकों का टोटल, फिर ये 8 और 7 का टोटल, फिर ये 7 और 9 का टोटल, फिर ये 9 और 1 का टोटल, फिर ये 1 और 6 का टोटल। यानी कोई भी अंक 2 बार रिपीट होगा। यहाँ पे 7 और 8, तो 8 2 बार रिपीट होगा, 7 2 बार रिपीट नहीं हुआ। 8 और 7 2 बार, 8 और 7 2 बार रिपीट हुआ, 7 और 8 एक बार, और 8 और 7 2 बार, फिर 7 और 9, 7 और 9 एक बार, और 8 और 7 एक बार हो गया, 7 और 9 एक बार हो, 2 बार हुआ, यानी 7 2 बार हुआ। यानी सभी जो अंक है वो 2 बार रिपीट हो गए। लास्ट का और पहला अंक 2 बार रिपीट नहीं होगा, लास्ट का और पहला अंक 2 बार रिपीट नहीं होगा। ऐसे करके आपको पिरामिड की रचना करनी है, और ये पिरामिड जैसे ही बन जाएगा, उस पिरामिड का मीन्स आपका जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का वो आंसर होगा कि आपने जो सवाल पूछा उसका आंसर ये होगा। तो कल हम इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। और दूसरे जो जिप्सी ज्योतिष के बाद मैंने जो कहा है कि जिप्सी ज्योतिष के माध्यम से कैसे हम फल देख सकते हैं। फिर एक अकर्मल करके एक यंत्र है, वो यंत्र से हम कैसे फल कथन देख सकते हैं। यानी ये सब प्रश्न ज्योतिष के एक सब्जेक्ट है, और मैं प्रश्न ये जो अंक शास्त्र को है मैं एक प्रश्न कुंडली के माध्यम की तरह ही लेता हूं। मैं अंक शास्त्र को एक प्रश्न कुंडली के माध्यम की तरह ही लेता हूं। तो आप सब लोग कल, आपको सब ये जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ये कल आपको मिल जाएंगे। आप सब लोग ये एक क्वेश्चन आपका तैयार रखना, और ये क्वेश्चन के साथ कल पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और आप उस पीडीएफ में भी एक बार चेक कर लेना क्या ये आपके क्वेश्चन का आंसर सही आता है। फिर अभी हमारे पास तो वक्त नहीं है, अभी हमारे पास कल से 2 दिन बचे हुए हैं न, अन्यथा पारसी लोगों ने भी, पारसी जो कम्युनिटी है उनके जो ज्योतिष शास्त्र है उसके अंदर भी बहुत ही ऐसा अंक शास्त्र का बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट दिया हुआ है उन्होंने, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट दिया हुआ है। और ये वो इतना सटीक है कि बिलीव नहीं कर सकते हैं कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका अंक शास्त्र के माध्यम से सही सही जवाब निकलता है, अंक शास्त्र के माध्यम से सही सही जवाब निकलता है। लेकिन वो एक ऐसा मीन्स ये जो पारसी लोगों का ये ज्योतिष का अंक शास्त्र का जो सब्जेक्ट है वो समझने के लिए और ये पढ़ने के लिए अपने पास कम से कम 10 दिन होने चाहिए, तो ही हम समझ सकते हैं और तो ही हम पढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं पढ़ सकते। क्योंकि एक एक क्वेश्चन को बहुत सारी चीजें यानी बहुत सारे आंसर दिए हुए हैं, तो वो आंसर हमें ढूंढने में, देखने में, क्वेश्चन पूछने में समय लगता है। तो कल हम मिलेंगे वापिस। और अभी आज के जो लेक्चर हुए उसके संबंध में किसी के कुछ प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। चेतन भाई,